तो ये कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर एन लिन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन एक दिन अचानक ही उसके सामने एक इमॉर्टल बुढ़ा आ जाता है, जो उसे अपने साथ इमॉर्टल्स की दूसरी दुनिया में ले जाता है। और अब उसका सफर शुरू होता है एक इमॉर्टल बनने का। और हाँ, यहाँ पर उसके साथ चीट सिस्टम भी है, जो उसकी मदद करेगा उस दुनिया का सबसे ताकतवर इमॉर्टल बनने में। तो दोस्तों, ये होने वाला है हमारी इस सीरीज का लास्ट एपिसोड। तो हमारे इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। टियान यू अपनी अदर सेल्फ के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन बनाती है, जिसके बाद वो अपने ब्रश में थोड़ी एनर्जी डालकर ना जाने क्या करती है, जिसकी वजह से उसके ब्रश का ऊपरी हिस्सा एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये देखकर उसकी दूसरी सेल्फ पूछती है कि ये ब्रश कहाँ से आया तुम्हारे पास। सो टियान यू बताती है कि ये मुझे किसी ने तोहफा दिया था। सो उसकी अदर सेल्फ पूछती है कि वो कौन है। सो टियान यू बोलती है कि अपनी आंखें बंद करके इस फॉर्मेशन पर कॉन्सेंट्रेट करो। इसके बाद वो दोनों अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने लगती हैं और वो स्पिरिचुअल एनर्जी उस एनर्जी बॉल के अंदर जाने लगती है। और तभी उन्हें एक स्केप्टर दिखता है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। और दोस्तों, ये वही स्केप्टर है जो इस वक्त डिवाइन बैट के पास है। और इसके बाद उन्हें दिखता है स्टोन ड्रैगन आइसलैंड, जिस पर बस युद्ध के निशान बाकी हैं। और तभी टियान यू को एक बात समझ आती है, हमने 1000 साल तक स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर कल्टीवेट किया है। इसी वजह से हमारी इंडिविजुअल एनर्जीज अर्थ के साथ एसिमुलेट हो गई हैं। और तभी टियान यू को अपनी दूसरी सेल्फ की बात याद आती है कि इसी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर रिलाय होने की जरूरत है। और अब टियान यू यहाँ पर बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हेवन की मदद से तुमने स्टोन ड्रैगन आइसलैंड का फ्यूचर देखा हो। लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी अदर सेल्फ को दर्द हो रहा है। और तभी उसे अपनी वाटर फॉर्मेशन में दिखाई देता है डिवाइन बैट। और वो समझ जाती है कि डिवाइन बैट और ज़ीचेन मिल्की वे में फाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन आखिर डिवाइन बैट स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर क्या कर रहा है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान इस युद्ध में हार जाएंगे? और शायद इसी के बाद डिवाइन बैट स्टोन ड्रैगन आइसलैंड का मास्टर बन गया। एंड दोस्तों, ये शायद से फ्यूचर है जो उन्हें अभी दिखाई दे रहा है। इस वजह से टियान यू की अदर सेल्फ बोलती है कि हमें इसके बारे में हेवनली एलियंस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए। सो तभी टियान यू बोलती है कि क्या वो हेवनली एलियंस के लोमल्स हम पर बिलीव करेंगे? और उसकी बात सुनकर टियान यू की अदर सेल्फ निराश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक उसे फिर से दर्द होने लगता है और हमें कुछ पलों के लिए एक लड़की दिखाई देती है। और इसके बाद जो उनकी फॉर्मेशन थी वो टूट जाती है। और उस लड़की को देखकर टियान यू बोलती है कि ये तो वही है, वो पर्पल स्टार र्यून्स की गार्जियन है। जिस पर उसकी अदर सेल्फ बोलती है कि वो तो सिर्फ एक मिथ था, है ना? उसे 10,000 सालों में किसी ने भी नहीं देखा। जिस पर टियान यू बोलती है कि नहीं, उसे किसी ने देखा है, क्योंकि ये ब्रश भी एक पर्पल स्टार आर्टिफैक्ट है। इस माउंटेन की चोटी पर ये ब्रश उस औरत ने मेरी माँ को दिया था। जिस पर उसकी अदर सेल्फ पूछती है आखिर ऐसा क्यों? सो टियान यू बताती है क्योंकि हमारी मदर पर्पल स्टार की एक निवासी थी। अब इसके बाद टियान यू बताती है कि उस टाइम पर पर्पल स्टार की सिविलाइजेशन ने उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कल्टीवेट करके इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्रिएट किया था, जो नेचर को डिफाइस करते हैं। और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि हेवनली एलियंस इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन पर्पल स्टार की फ्रेंजाइड साइंस और टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस थी, जो हेवन के कानूनों को तोड़ती थी। इसी वजह से उन्हें हेवनली पनिशमेंट मिली। और उसके बाद पर्पल स्टार सिविलाइजेशन एक ही रात में तबाह हो गई। और मदर उस तबाही से इसलिए बच पाई क्योंकि वो उस टाइम पर हेवनली एलियंस गई थी एक मैसेंजर के रूप में। लेकिन हेवन ने पर्पल स्टार के हर एक निवासी को एक कर्ज दे दिया। इसी वजह से माँ भी धीरे धीरे मौत की कगार पर आने लगी। और उस टाइम पर मैं बस पैदा हुई थी। लेकिन हम दोनों को ही हेवनली एलियंस ने स्वीकार नहीं किया और हमें वहां से बाहर भगा दिया गया। उसके बाद मदर मुझे अपने साथ लेकर स्टोन ड्रैगन आइसलैंड आई, ताकि वो पर्पल स्टार र्यून्स को ढूंढ सकें। और उनके मरने से कुछ समय पहले वो इस मिस्टीरियस औरत से मिली और उसने हमारी मदर को ये ब्रश दिया। और उसने कहा कि आने वाले समय में ये ब्रश उसे मिलना चाहिए जो पर्पल स्टार की विल का वारिस होगा। ह्यूमंस और डीमंस ने स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर 10,000 सालों तक फाइट की। और उस लड़ाई का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर मौजूद पर्पल स्टार र्यून्स को ढूंढना। लेकिन उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस खजाने को वो लोग 10,000 सालों से ढूंढ रहे हैं, वो एक मॉर्टल औरत को सौंप दिया गया था। और अब टियान यू बोलती है कि एक पर्पल स्टार ब्रश में इतनी ताकत है तो मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि पर्पल स्टार र्यून्स कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और इसी वजह से डिवाइन बैट से पहले हमें पर्पल स्टार र्यून्स को ढूंढना होगा। और इसके बाद वो दोनों फिर से फ्यूचर को देखने का डिसाइड करते हैं। और इसके बाद वहाँ पर फिर से एक फॉर्मेशन क्रिएट होती है। और अब ये फॉर्मेशन बनाते वक्त टियान यू की अदर सेल्फ उससे पूछती है कि अगर हम र्यून्स को ढूंढ लेंगे तो हेवनली एलियंस हमें वापस से एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना? सो टियान यू बोलती है नहीं, हम पर्पल स्टार की ताकत का इस्तेमाल करके हेवनली एलियंस से भी आगे बढ़ जाएंगे।
और तभी हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिवाइन बैट होता है। वो वहाँ पर कोई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था और उसके बाद उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी वेव निकलती है जो पूरे स्टोन आइसलैंड पर फैल जाती है और उस एनर्जी वेव को एनलिन नोटिस कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन बैट में बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है और वो उस एनर्जी को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा थक गया है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि अब डिवाइन बैट स्टोन ड्रैगन पर होने वाली हर एक चीज को नोटिस कर सकता है। और यहाँ पर ये वेपन बोलता है कि तुम ऐसे पहले डीमन हो जो हेवन की सुप्रीम पावर को कंट्रोल करने में कामयाब हुए हो। जिस पर डिवाइन बैट बोलता है लेकिन फिर भी अभी तक मैं पर्पल स्टारड्यून्स को नहीं ढूंढ पाया हूँ। जिस पर यह वेपन बोलता है कि पर्पल स्टारड्यून्स का एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा स्पेशल है, इंसान और डीमंस उसे नहीं ढूंढ सकते लेकिन मैं ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद ये वेपन डिवाइन बैट से बोलता है कि वो उस स्पेशल अथॉरिटी को एब्जॉर्ब करे जो उसकी डिवाइनिटी में है और उसके बाद उस एनर्जी को चारों ओर फैल जाने दो और उसके बाद तुम ही होगे वो सबसे ज्यादा ताकतवर जीव। और वहाँ हम देखते हैं कि डिवाइन बैट के अंदर बहुत ज्यादा पावर आने लगती है और वो वेपन वहाँ बोलता है कि आज से 3 दिन बाद स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर मौजूद हर एक जिंदा चीज तुम्हारे काबू में होगी, यहाँ तक कि खुद स्टोन ड्रैगन आइसलैंड तुम्हारा गुलाम होगा। और वहीं दूसरी तरफ मिस यूइंग सभी बच्चों से बोलती हैं कि अब सभी लोग स्टोन ड्रैगन आइसलैंड में एंटर होंगे और वहाँ पर 1 दिन और 1 रात की सर्वाइवल एक्टिविटी की जाएगी। अब इसकी वजह से सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं और एनलिन पूछता है कि मिस आपने तो कहा था कि हमें अपने साथ किसी भी मैजिकल आइटम और वेपन को नहीं लाना है। जिस पर मिस यूइंग बोलती हैं इसी वजह से मैं 4 ऐसे स्टूडेंट्स को चुनूंगी जिनके लेवल सबसे ज्यादा हाई होंगे और वो ही ग्रुप के लीडर होंगे। अब उसके बाद वो उन टीम लीडर्स के नाम बताने लगती हैं। पहला है शुआन युआन चैंग और वहाँ ब्रदर चैंग बोलते हैं कि मेरे साथियों आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मॉर्टल ड्रीम से अपने साथ कुछ हथियार लेकर आया हूँ। अब उसकी ये बात सुनकर वेजी बोलता है कि मॉर्टल ड्रीम के हथियार आलतू फालतू होंगे और वहाँ ब्रदर चैंग ये भी बताते हैं कि मॉर्टल ड्रीम के वेपन्स में कोई भी लेवल नहीं होता। अब ये सुनकर वेजी बोलता है कि 1000 स्पिरिट सेक्ट के यंग सेक्ट लीडर के पास एक स्पिरिचुअल वेपन भी नहीं है। अब इस वजह से सभी बच्चे आपस में घुसपुस करने लगते हैं लेकिन ब्रदर चैंग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मिस यूइंग सेकंड टीम लीडर चुनती हैं सू कियान यून को और वहाँ पर वो अपना मूनलाइट व्हील दिखाती है जो देखकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद मिस यूइंग थर्ड टीम लीडर चुनती हैं सू शियाओलन को और वहाँ शियाओलन एलन से बोलती है कि मैं उम्मीद करूंगी कि तुम 4th टीम लीडर ना बनो, लेकिन एलन को तो उसकी कोई बात समझ में ही नहीं आती। और दोस्तों 4th टीम लीडर होता है वेजी और इस वजह से तो वेजी की छाती चौड़ी हो जाती है और यहाँ शियाओलन बताती है कि वो इसीलिए नहीं चाहती थी कि एलन एक टीम लीडर बने क्योंकि वो एलन को उसकी टीम में चाहती है। सो एलन बोलता है कि वो तो होना ही है क्योंकि हम हमेशा सेम टीम में रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वेजी बोलता है कि मेरे पास हथियार हैं, ऑब्सिडियन ग्लोव्स, और जो भी मुझे फॉलो करेगा मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये देखकर भी सभी बच्चे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं लेकिन तभी वेजी ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि शियाओलन और एलन तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और अब दोस्तों मिस यूइंग यहाँ पर 4 टीम लीडर्स चुन चुकी हैं लेकिन आखिर में वो एलन से बोलती हैं कि तुम अकेले सरवाइव करोगे। सो एलन घबराते हुए पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, जिस पर मिस यूइंग बोलती हैं क्योंकि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। अब ये बात सुनकर तो बेजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दूसरे स्टूडेंट्स हंसते हुए बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा मिस, लेकिन भैया एलन की हालत तो खराब होती है। अब इसके बाद मिस बोलती हैं कि कल इसी समय पूरी क्लास डिंगियान विलेज के पास मिलेगी और वहाँ पर मैं हर एक टीम को रिवॉर्ड और ग्रेड दूंगी इस बेसिस पर कि उन्होंने कितने दुश्मनों को मारा है और उनके दुश्मनों का लेवल क्या था। अब सभी बच्चे अपनी अपनी टीम डिसाइड कर लो। अब सभी बच्चे आपस में डिस्कशन करने लगते हैं कि वो किस टीम लीडर को ज्वाइन करेंगे और यहाँ एलन शियाओलन से बोलता है कि अब हम सेम टीम में नहीं रह पाएंगे। सो शियाओलन बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद से ये पहली बार है कि हम दोनों सेम टीम में ना हो। और इसके बाद शियाओलन एलन को ट्रैकिंग टेलिस्मान दे देती है और तभी मिस यूइंग एलन से बोलती हैं कि उसे कोई टीम चुनने की तो जरूरत है नहीं, इसीलिए वो अभी इस वक्त नीचे उतर सकता है। टीचर की बात सुनकर जब एलन नीचे की ओर देखता है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। एलन पूछता है कि मैम मैं नीचे कैसे उतरूंगा। सो मैम उसकी ओर बड़े प्यार से देखती हैं और इसके बाद हमें आसमान से किसी के नीचे गिरने की आवाज आती है, धड़ाम, और हम देखते हैं कि एलन को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया है। बेचारे के साथ इतना ज्यादा गलत हुआ है कि वो रोने ही लगता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल के बोलता है कि देखना आप, मैं जल्द ही स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर पहुंचकर खुद उड़ना सीख जाऊंगा। इसके बाद वो सिस्टम से बोलता है कि उन मिशंस को देखो जिनको पूरा करके वो स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल पर पहुंच जाए और उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसे अगर स्पिरिचुअल नर्चरिंग लेवल तक पहुंचना है तो उसे एक डिवाइन विंड आर्ट सीखनी होगी।
और वो सीखने के लिए आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी से छलांग मार सकते हैं। अब एनलिन देखने लगता है कि आसपास कहीं ऊंचा पहाड़ है या नहीं, और उसे सामने एक पहाड़ दिख भी जाता है। अब इसके बाद वो उसी पहाड़ की ओर आगे बढ़ता ही है, लेकिन तभी एक भूकंप की वजह से वो नीचे गिर जाता है और वो अपने सामने अब देखता है कि उसी पहाड़ की ओर से एक अलग एनर्जी निकल रही है जो पूरे स्टोन ड्रैगन आइसलैंड को बदल कर रख देती है और अब आसमान पूरा लाल हो चुका है। और ये देखकर एनलिन काफी हैरान होता है। अब इसके बाद हम टियान्यू और उसकी अदर सेल्फ को देखते हैं जो अभी भी अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो फ्यूचर को देख सकें, लेकिन तभी एक झटके की वजह से टियान्यू नीचे गिर जाती है। वहाँ उसकी अदर सेल्फ पूछती है तुम ठीक तो हो ना, जिस पर टियान्यू बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम हेवन से कनेक्ट करती रहो। और वहीं दूसरी ओर टियान्यू सोचती है कि हेवन सच में मुझे रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन आखिर क्यों। और तभी उसकी अदर सेल्फ बोलती है कि उसे र्यून मिल चुका है और वो थोड़ी ही देर में उसको ओपन कर देगी। तो तभी टियान्यू पूछती है कि आखिर तुम उसे ओपन कैसे करोगी, जिस पर उसकी अदर सेल्फ बोलती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। अब जैसे ही वो उसकी ये बात सुनती है वो तुरंत खड़ी होकर अपनी अदर सेल्फ के बालों को छूने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें एक और फॉर्मेशन दिखाई देती है और वो जो फॉर्मेशन होती है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को ही लाल कर देती है। और ये देखकर टियान्यू समझ जाती है कि डिवाइन बैट वहां पर आ चुका है और अब वही सब हो रहा है जो उन्होंने फ्यूचर में देखा था। उसके बाद हम फ्लाइंग शॉट को देखते हैं और वहाँ पर जो मिस यूइंग होती हैं वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वहाँ पर पूरा आसमान भी लाल हो चुका है। और ऐसे एटमॉस्फेयर की वजह से वो लोग ये समझ जाते हैं कि स्टोन ड्रैगन आइसलैंड सील हो चुका है। अब ये बात सुनकर वेजी बोलता है कि पूरे स्टोन ड्रैगन आइसलैंड को सील करना ये तो एक ट्रू गॉड भी नहीं कर सकता। अब सभी बच्चे बात करने लगते हैं कि आखिर ये किसने किया होगा, इतना ज्यादा ताकतवर कौन है। और तभी शियाओलिन एनलिन की लोकेशन देखती है, लेकिन तभी अचानक फिर से आसमान में एक लाइटनिंग आती है और ये होता है डिवाइन बैट जो अपनी बॉडी में से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। जो मिस यूइंग होती हैं वो सभी स्टूडेंट्स को उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बना लेती हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ डिवाइन बैट चिल्लाता है और उसके चिल्लाने की एनर्जी से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वहाँ पर मिस यूइंग भी इस एनर्जी का सामना नहीं कर पाती और वो नीचे गिर जाती हैं। और इसके बाद वो सभी स्टूडेंट से बोलती हैं कि अपनी एनर्जी से अपनी फाउंडेशन को प्रोटेक्ट करो, हम इसी वक्त डिंजियान ब्लेज जाएंगे। और इसके बाद जो फ्लाइंग शॉट होती है वो दूसरी डायरेक्शन में तेजी से बढ़ने लगती है और इसके बाद वो उसी डिंजियान ब्लेज आ जाते हैं और वहाँ पर शियाओलिन बोलती है कि एनलिन अपना ख्याल रखना। वहीं दूसरी तरफ हम एनलिन की हालत देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खराब होती है, लेकिन उसी टाइम पर वो अपनी डिवाइन इनसाइट का इस्तेमाल करता है जिससे वो देख लेता है कि ये हमला हवा में उड़ता हुआ ये डिवाइन बैट कर रहा है और वो दाओ एसिमिलेशन लेवल का होता है। और तभी एनलिन की नजर पड़ती है उस वेपन पर और इस वेपन का नाम है स्पेशियल एस्केप्टर जो हेवनली स्पेशल अथॉरिटी की इनकारनेशन है और हेवन स्प्लिटिंग मैजिक इसे तोड़ सकता है। और इसके बाद डिवाइन बैट बोलता है कि मैं हूँ डिवाइन बैट एम्परर और अब से मैं इस जगह का राजा हूँ। इसके बाद वो उस स्पेशल एस्केप्टर का इस्तेमाल करके बोलता है कि सभी क्रिएचर्स जो भी स्टोन ड्रैगन आइसलैंड पर हैं और जितने भी ट्रेजर्स हैं वो अभी मेरे सामने आओ और ये मेरा आदेश है। और इसके बाद उस वेपन में से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी का हमला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि तुम लोग देख ही सकते हो। और ये देखकर एनलिन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो वहाँ से बचकर भागने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराने की वजह से वो वहीं नीचे गिर जाता है। और इसके बाद वो हमला एनलिन में लगने ही वाला था जिसकी वजह से एनलिन अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी ना जाने क्या होता है, एक लाइट आसमान में से नीचे आकर एनलिन को बचा लेती है। और इसके बाद एनलिन अपने आप को किसी दूसरी ही जगह पाता है और ये लाइट होती है लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल। एनलिन उससे बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद एनलिन अपनी डिवाइन इनसाइट का इस्तेमाल करके ये देखता है कि उस माउंटेन पर इलाइटेंट एपैथी की ग्रेट फॉर्मेशन है जो कि हेवनली एलियंस का दाओ एसिमिलेशन लेवल यूनिक मैजिक है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अटैक्स का सामना कर सकता है। और इन सबसे एनलिन समझ जाता है कि वहाँ पर उस माउंटेन के ऊपर एक कल्टीवेटर है। इसके बाद एनलिन बहुत तेजी से उसी ओर आगे बढ़ने लगता है और उसको आगे पहुंचाने में लेवल डिस्ट्रॉइंग नेल उसकी पूरी मदद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइंग शॉट पर मिस यूइंग अपनी फॉर्मेशन से सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उनकी फॉर्मेशन टूट जाती है और अचानक ही सभी बच्चे तलवार पर से नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन नीचे गिरने से पहले ही मिस यूइंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी बच्चों को एक प्रोटेक्शन बॉल में कैद कर लेती हैं और इसके बाद वो एक बड़ा सा एनर्जी का गोला बनाकर सभी बच्चों को लेकर आ जाती हैं डिंजियान ब्लेज में, जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो मिस यूइंग होती हैं वो जमीन से टकरा जाती हैं और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है। अब मिस यूइंग क्लास मॉनिटर सुसु, शियाओलिन और वेजी से बोलती हैं कि इस
डिंजियान विलेज में एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है और मैं इस फॉर्मेशन का मेन हिस्सा बनूंगी और तुम चारों एक एक डायरेक्शन ले लो। हम पूरी क्लास की पावर का इस्तेमाल करेंगे सील को एक्टिवेट करने के लिए और उसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद वहाँ पर सभी की ताकत से एक बड़ी सी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जिस पर डिवाइन बैट के अटैक्स कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे थे। उसके बाद हम डिवाइन बैट को देखते हैं जो पता नहीं क्या कर रहा है और शायद से दोस्तों उसे पर्पल स्टारियंस मिल गया है और इसी वजह से वो बोलता है कि अब समझ आया कि आखिर क्यों 10,000 सालों से कोई भी इंसान और कोई भी डीमन तुम्हें क्यों नहीं ढूंढ पाया। और अब यहाँ पर ये वेपन बोलता है कि डिवाइन बैट, मैंने तुम्हारे लिए र्यून्स की लोकेशन को ढूंढ लिया है और अब वक्त है कि तुम अपना वादा निभाओ। जिस पर डिवाइन बैट बोलता है कि तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया हेवनली गॉड, और अब मैं सभी इंसानी कल्टीवेटर्स को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद वो एक कमांड देता है कि बाहर निकलो एंशिएंट बीस्ट्स। वहीं दूसरी तरफ एनलिन काफी तेजी से उसी माउंटेन की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक ना जाने उसे क्या महसूस होता है, वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद जमीन में से काफी तेज रोशनी निकलती है जिसके जरिए काफी सारे बीस्ट बाहर आ रहे थे। और तभी वहाँ पर एक बीस्ट एनलिन पर हमला कर देता है, लेकिन एनलिन बच जाता है उसके हमले से। लेकिन तभी उसका लोकेशन डिवाइस वहीं पर गिरने लगता है। सो एनलिन उसे पकड़ने के लिए जाता है और वो उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी कोई चीज उससे टकराती है जिसकी वजह से वो दूर गिर जाता है और ये होते हैं डिमोनिक बीस्ट। और अब एक साथ कई डिमोनिक बीस्ट ने एनलिन पर हमला कर दिया है और उसका लोकेशन डिवाइस एक और पड़ा हुआ है, जिस वजह से शियाओलिन को कुछ महसूस होता है कि एनलिन खतरे में है। और उसी टाइम पर एक और झटका उसे ये लगता है कि जो डिमोनिक बीस्ट थे उन्होंने उनके डिंजियान विलेज को चारों ओर से घेर लिया है और अब वो बहुत ज्यादा मात्रा में उस पर चढ़ रहे हैं। और इसी वजह से जो स्टूडेंट्स थे वो एक एक करके अपनी एनर्जी को खो रहे थे, इस वजह से भी क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुके हैं। और ये देखकर मिस यूइंग भी काफी ज्यादा परेशान होने लगती हैं। लेकिन तभी शियाओलिन और मिस ये नोटिस करते हैं कि जो ये डिमोनिक बीस्ट हैं वो उनकी फॉर्मेशन पर हमला कर रहे हैं और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने पंजों से। और वहाँ पर सीनियर सू बोलती हैं कि इसमें हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, हम ये ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे। और तभी बेची बोलता है तो फिर आखिर इसका फायदा क्या है अगर हम सभी को आखिर में मरना ही है। और तभी मिस यूइंग को टीचर मिंगवान की एक बात याद आती है कि तबाही आने वाली है और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जाऊं या कोई और जाए। लेकिन मिस यूइंग यहाँ पर हार नहीं मानती। वो सभी बच्चों से बोलती हैं कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर दुश्मन हमारे पीछे है और तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं जो आखिरी चीज कर सकती हूँ यहाँ पर वो है तुम सभी को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान देना। और इसके बाद मिस यूइंग अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती हैं और उनकी इतनी ज्यादा एनर्जी से जितने भी डिमोनिक बीस्ट उनकी फॉर्मेशन पर चढ़े हुए थे वो सभी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहाँ पर डिमोनिक बीस्ट आना बंद नहीं हुए हैं, लेकिन जो मिस यूइंग की हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वजह से जो डिसाइपल्स थे वो भी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी क्लास मॉनिटर बोलते हैं कि हम मैडम को इस तरीके से अकेले फाइट नहीं करने दे सकते। मेरे साथी स्टूडेंट्स मेरे पास आओ और अपने अपने लिए एक हथियार चुन लो। वहाँ पर क्लास मॉनिटर मॉडर्न वर्ल्ड्स की बंदूकें निकाल रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। और एक गन को पकड़कर क्लास मॉनिटर बोलते हैं हम सभी आखिर तक फाइट करेंगे चाहे कुछ हो जाए। अब क्लास मॉनिटर की बातों से बाकी के स्टूडेंट्स में भी काफी ज्यादा जोश आ जाता है और वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं अब सीन बदलता है और हम टियान यू को देखते हैं और वहाँ पर टियान यू की अदर सेल्फ भी अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, जिसकी वजह से उनकी फॉर्मेशन टूट चुकी है। और वहाँ उसकी अदर सेल्फ बताती है कि स्टोन ड्रैगन आइसलैंड के सील होने की वजह से अब वो फ्यूचर नहीं देख पा रही है, लेकिन जो उन्हें जानना था उसका पता वो लगा चुकी है। इसके बाद वो बताती है कि हाँ र्यून्स की चाबी और जो पर्सन उसे ओपन करेगा मैं वो सब देख चुकी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है और वहाँ से निकलता है डिवाइन बैट एम्परर और वो बोलता है कि जल्दी से चाबी मुझे दे दो क्योंकि वो र्यून्स मेरे हैं। और तभी एक और जगह पर ऑलमाइटी टेक्निक का इस्तेमाल होता है और हम समझ जाते हैं ये करने वाला होता है हमारा एनलिन। और इस टेक्निक के यूज से उसकी बॉडी भी ग्लो करने लगी है और अब हमारा एनलिन आ चुका है लड़ाई के मूड में। अब एनलिन अपने लोकेशन डिवाइस को उठाता है और उसके सामने है हजारों की तादाद में डिमोनिक बीस्ट्स और यहाँ पर एनलिन है उन सब से लड़ने के लिए तैयार। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है दोस्तों कि ये एपिसोड और सीरीज यहीं पर खत्म हो चुकी है, इसके आगे की कोई कहानी नहीं है। लेकिन दोस्तों जाने से पहले शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी एक और बार देख ली जाए
जब एनलिन दूसरी दुनिया में आया था और इस इमॉर्टल बुड्ढे ने उसे सिस्टम दिया था। उसके बाद वो शियाओलिन से मिला। उसके बाद वो इस अकेडमी में आया, लेकिन शुरू में क्योंकि उसका लेवल बहुत ज्यादा कम था तो बाकी के स्टूडेंट्स उसे बहुत ज्यादा निकम्मा बोल रहे थे। लेकिन वहाँ पर भी हमारे एनलिन ने हार नहीं मानी थी। वो काफी तेजी से अपना लेवल अप करने लगा और उसने ब्रदर चैंग के साथ फाइट भी की थी। और उसके बाद ब्रदर चैंग के साथ उसकी दोस्ती हुई। फिर उसकी दोस्ती हुई सू कियान के साथ। उसके बाद गलती से उसने शियाओलिन के चंगू मंगू पर हाथ रख दिया था, जिसकी वजह से बेचारा बहुत ज्यादा रोया। उसके बाद बेचारे को डायरिया हो गया था और डायरिया ने उसे हद से ज्यादा तकलीफ दी। और वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आए ब्रदर चैंग, जो पूरी रात उसके लिए चैंटिंग करते रहे। इसके बाद उसकी मुलाकात हुई लियू कियान हुआन से। उसके बाद वो माउंटेन क्विकिंग फिस्ट का इस्तेमाल करना सीखा। इसके बाद उसने फाइट की वोंग शुआन ज़ैन से, जहाँ पर दावाई के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हुई। और वहाँ पर उसने इस्तेमाल किया हेवन स्प्लिटिंग फिंगर का। और फिर उसकी यादों में आई टीना। और फिर उसे ये फूल भी मिली जिसने उसकी काफी मदद की। और डीमंस के जंगल में फंसने पर सीनियर लियू आई थी उसे बचाने के लिए। और वहाँ पर उसे ये भी पता चला था कि शुरुआत से ही जो सिस्टम की स्पिरिट टीना है वो उसे प्रोटेक्ट करती आई है। और आखिर में टीना ने उसे बचाते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन जाने से पहले वो एनलिन को एक ऐसा मिशन देकर गई जिसको पूरा करने पर वो एनलिन से दोबारा मिल पाएगी। और आखिर में अपनी आंखों में आंसू लिए टीना ने एनलिन को अलविदा कहा। उसके जाने पर हमारा एनलिन भी रोया, लेकिन एक मर्द होने के नाते उसने टीना के साथ वादा किया कि हम जरूर मिलेंगे। और आखिर में हमें ये भी पता चलता है कि अभी काफी ज्यादा स्टोरी बाकी है, तो इसका नेक्स्ट सीजन आएगा, लेकिन पता नहीं कब आएगा क्योंकि अभी तक तो नहीं आया। तो दोस्तों जब भी आएगा तुम्हें हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ओके, वैसे ये लास्ट एपिसोड है तो 24 आवर्स में इस पर 3 के लाइक करवा दो। हाँ, और इसके अलावा हम और भी कई सारी सीरीज जल्द ही लेकर आने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए भी रेडी रहना। अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना कि ये पूरी सीरीज तुम्हें कैसी लगी और इस आखिरी एपिसोड में तुम्हें कितना ज्यादा मजा आया। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।